अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल और जो कॉलेज है गर्ल्स का, APS कॉलेज जो हो गया गर्ल्स का सदर कराची में, जिसका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके फर्स्ट ईयर जोलॉजी के MCQs हम करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, पहला सवाल है नाइट्रोजनस बेस नॉट प्रेजेंट इन RNA। तो सबको अच्छे से याद होगा कि जो बेस RNA के अंदर नहीं होती वो थायमीन होती है। थायमीन जो है वो DNA के अंदर होती है और यूरेसिल जो होती है वो RNA के अंदर होती है। उन्होंने नॉट पूछा है तो हम यहाँ पे थायमीन लगाएंगे। उसके बाद है मोनोट्रेमीज आर ऑल्सो कॉल्ड। तो पेज नंबर 233 पे आपको मिल जाएगा। मैमल्स की सब क्लास होती है प्रोटोथीरिया, उसका नाम होता है मोनोट्रेमीज। ठीक है, तो ये इनका सेकंड नेम है, ये आपने याद करना था। पेज 233 पे वाला वर्ड आपको बोल्ड हुआ मिल भी जाएगा। उसके बाद है टॉर्शन। जो टॉर्शन फिनोमेना होता है उसके अंदर जो ट्विस्टिंग होती है विसरल मास की अकर एट एन एंगल, वो किस एंगल पे होती है, यानी कितना वो जो उसकी ट्विस्टिंग होती है वो बेसिकली किस एंगल पे होती है पूछ रहे हैं। यानी कि जो इस तरह से जो पूरी 180 डिग्री, यानी ये किसी भी चीज़ का इस तरह से उठ के पूरा यूँ चले जाना, जो 180 डिग्री का एंगल बनता है, इस तरह की जो ट्विस्टिंग हो रही थी विसरल मास की उनके अंदर, मॉलस्कन्स के अंदर वो होती है। ये चीज़ पूछिए किस एंगल पे होती है, तो होती है 180 पे। ठीक है, ये टॉर्शन का फिनोमेना होता है, ये आपको याद होना चाहिए था, बुक में लिखा हुआ था। उसके बाद है दिस प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नीडेड टू कंट्रोल दी लाइफ ऑफ सेल। इन्होंने ऑप्शन में बोला है जीन, क्रोमोसोम्स, DNA और RNA। तो कह रहे हैं कि ये दिस थिंग जो है करेक्ट ऑप्शन वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। यानी कौन है जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेल की लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर जो चीज़ होती है स्पेसिफिकली मोर, वो होती है DNA, जो बेसिकली कंट्रोल कर रही होती है इस तरह से वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है जो कि चाहिए होती है सेल की लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए। बाकी उन्होंने ऑप्शन में यहाँ जीन्स भी लिखा हुआ है। मुझे यहाँ पे ऑप्शन जो है वो DNA ही करेक्ट लग रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि दिस प्रोवाइड्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। बाकी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो इनकोड होती है DNA के अंदर इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो बेसिकली जो DNA है वो जीन्स की शक्ल में ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है सेल की लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि दिस इज़ दी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या ये वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि प्रोवाइड हो रही होती है। तो अगर वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा क्लियर करते तो फिर यहाँ पे आई थिंक जीन ऑप्शन करेक्ट होता। बाकी गलत तो नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे सवाल के हिसाब से जो चीज़ बन रही है दिस प्रोवाइड्स नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तो DNA बेसिकली प्रोवाइड कर रहा होता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर किसी को उसकी बुक रेफरेंस प्रॉपर्ली पता है कि कहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है बुक में, तो वो कमेंट करके बता सकता है। उसके बाद है कि द सेक्शुअल प्रोसेस एग्जिबिटेड बाय मोस्ट सीलिएट इज़ कॉल्ड। तो पेज नंबर 124 पे आपको जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा कि कॉन्जुगेशन होती है इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीशियम इज़ एन इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर एंजाइम। बुक की लाइन है पेज नंबर 47 पे आपको मिल जाएगा कि वो फॉस्फेट एंजाइम के लिए, जो एंजाइम होता है फॉस्फेटेस उसके लिए जो होता है वो एक एक्टिवेटर के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो ये इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर होता है फॉर एंजाइम फॉस्फेटेस। दूसरा उसमें ये भी बताया हुआ है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स होता है उसका जो एक्टिवेटर होता है वो जिंक होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करवा रहे होते हैं, तो ये एंजाइम के साथ काम कर रहे होते हैं। फॉस्फेटेस एंजाइम के साथ ये आयन काम करता है, मैग्नीशियम काम करता है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद है दिस पॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मसल। तो ह्यूमन मसल के अंदर जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है जिसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। बुक में मिल जाएगा आपको। ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। ये सवाल कोई तीसरी दफ़ा रिपीट हुआ है और 2 दफ़ा तो मैं आपको सही से बता चुकी हूँ नेचुरल क्लोनिंग क्या होती है, और इसका आंसर बुक का मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है, बुक में गिवन है, उसके MCQs में पीछे इसका आंसर होता है डायजाइगोटिक ट्विंस। क्लोनिंग की जो हेडिंग है उसमें आपको ये सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो बाकी ये कि जो भी मैं अभी हम जो सारे MCQs करा रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर के, उन सब की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में साथ साथ डालती जाती हूँ हर पेपर की कराने के बाद। जो पिछला पेपर हुआ था, पिछले जितने भी पेपर मैंने कराए हैं MCQs की प्रैक्टिस के लिए, आप सबके लिए आपको ढूंढने में आसानी हो, वो सबके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके बाद है ग्रास हॉपर बिलोंग्स टू फाइलम। तो ग्रास हॉपर जो है वो होता है एक इंसेक्ट, तो बिलोंग करता है अर्थोपोडा से। ठीक है, क्लास इंसेक्टा अर्थोपोडा से बिलोंग करता है। उसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म इज। ऑप्शन में कह रहे हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एक्सोस्केलेटन, लो ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन या रीजनरेशन। तो इकाइनोडर्म्स की बुक में जो है वो 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताई गई। एक तो इसकी होती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, एक तो ये वाली होगी, और दूसरी उन्होंने क्या बताई है आपको कि इनके जो एंडोस्केलेटन होते हैं, जाहिर सी बात है एक्सोस्केलेटन वाला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, कि इनके जो एंडोस्केलेटन होते हैं, जो इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसके ऊपर जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक इनकी एक वो होती हैं
कैलकेरियस स्केल्स कह लें या स्पाइंस होती हैं जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इकाइनोडर्म्स की। एक तो ये होती है और दूसरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इनके अंदर ही खास करके होती हैं। दूसरा ये कि लोगेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो सॉइल टिश्यूज जो होते हैं वो प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है, एक्सोस्केलेटन भी नहीं होता। बाकी रीजनरेशन की प्रॉपर्टी भी रिमार्केबली इनके अंदर बहुत होती है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो होते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि स्केल्स वाली बात होती है और एक ये वाली बात होती है। तो रीजनरेशन इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद है एम्यूबा मूव एंड ऑब्टेन फूड बाय मीन्स ऑफ। तो एम्यूबा की जो न्यूट्रिशन के जहाँ पे लिखा हुआ है इसके न्यूट्रिशन के बारे में, वहाँ बताया हुआ है कि इनके पास कोई ख़ास ऑर्गन नहीं होता, लेकिन इनकी जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती हैं इससे ये जो होते हैं अपने फूड को उस तरह से कैप्चर कर लेते हैं, एक तरह से लिम्स बना के या जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर उसी तरह से उसको कैप्चर करते हैं। उसके बाद था कॉन्ड्रिच थाइस हैव एन एक्सोस्केलेटन ऑफ। तो ये जो थी वो कार्टिलेजिनस फिशेस थी। इनके जो स्केल्स होते हैं आपको याद होने चाहिए, वो होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। और जो बाकी ऑप्शन बी और सी है वो होते हैं दूसरी टाइप की जो बोनी फिशेस होती हैं, ऑस्ट्रिच थाइस होती हैं, उनके एक्सोस्केलेटन का पार्ट होता है, उनकी जो होती हैं स्केल्स होती हैं ये। उसके बाद था द बॉडी कैविटी ऑफ ग्रास हॉपर इज नोन एज। पीछे सवाल था बॉडी कैविटी, जो ग्रास हॉपर था वो क्या था, अर्थ्रोपोडा था। अर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक बॉडी कैविटी होती है हीमोसील। इसका मतलब ये होता था कि इनकी जो कैविटी होती थी वो ब्लड से फिल्ड होती थी और इनके जो ऑर्गन थे वो उसी ब्लड फिल्ड कैविटी के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, यानी ब्लड आराम से इनके साइनसेस से निकल के टिश्यू और टिश्यू से निकल के साइनसेस के अंदर आराम से आता जाता रहता था। ठीक है, तो ये होती थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये अर्थ्रोपोडा है इसलिए यहाँ पे हीमोसील ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड इज़। तो ब्लड के जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं, किसका सेलुलर पार्ट होता है, किसका प्लाज्मा वाला पार्ट होता है। जिसका प्लाज्मा होता है उसके अंदर 90% जो होता है वो वाटर होता है और 10% जो होते हैं वो डिफरेंट सॉल्यूट्स होते हैं। तो ना तो वाटर कोई लिविंग पार्ट है, ना ही सॉल्यूट कोई लिविंग पार्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप बता सकते हैं कि सेल्स जिनको ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं वही यहाँ पे जो है वो ब्लड का लिविंग पार्ट हो जाते हैं। दूसरा ये भी कि यहाँ पे और क्या दिया हुआ ऑप्शन, प्लाज्मा तो नहीं हो सकता। लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम का एक फ्लूइड है। ठीक है, और सीरम और प्लाज्मा तकरीबन सेम होते हैं, इन दोनों में फ़र्क बस ये होता है कि प्लाज्मा से जब हम क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल देते हैं तो वो सीरम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, कॉर्पस्कल्स। उसके बाद है दिस इज़ अ फिश, स्टार फिश, जेली फिश, सी हॉर्स, कटल फिश। इन सब में जिनके नाम फिश है इसमें से कोई भी फिश नहीं है। स्टार फिश क्या है, इकाइनोडर्म है। जेली फिश क्या है, साइनिडेरियन है। सी हॉर्स जो होती है वो बेसिकली एक फ़िश होती है, नाम में हॉर्स है लेकिन ये क्या है, एक्चुअल में एक फ़िश है। और कटल फिश क्या है, इंसेक्ट होती है, ये इंसेक्टा से बिलोंग करती है। उसके बाद है हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मैनी टाइम हाउ टाइम्स मोर ऑक्सीजन दैन प्लाज्मा। तो ये आपकी बुक की लाइन है, पेज नंबर 323 पे आपको जो है वो ये मिल जाएगा लिखा हुआ कि ये होती है 70 टाइम्स। बाकी ये कि आपके बुक के MCQ में भी, उस चैप्टर के बुक के MCQ में भी आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पे भी मतलब बुक के MCQ से ही आया है ये। उसके बाद है द एवरेज लंग कैपेसिटीज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मुझे नहीं पता कि सवाल में किस तरह से क्या लिखना चाह रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे। बाकी ऑप्शन देख के तो ये पता चल रहा है कि एवरेज लंग कैपेसिटी पूछ रहे हैं, जो कि होती है 5 लीटर। ये वाला सवाल भी तीसरी दफ़ा रिपीट हुआ है, जो 2 दफ़ा मैं आपको दोनों वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि इससे रिलेटेड जो दूसरी टर्म्स होती हैं उनकी डेफिनेशन, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, उनकी वैल्यूज़ आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम वगैरह की। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा सवाल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आगे पता नहीं उन्होंने क्या लिख दिया है, देखिए खैर मुझे समझ नहीं आई, यही समझ आया कि एवरेज कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी पूछ रहे हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कंप्लीट वेंटिलेशन। तो जो कंप्लीट वेंटिलेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के अंदर होती है, फ्रॉग के अंदर भी और मैन के अंदर भी इनकम्प्लीट होती है। ऐसा कैसे, मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखिए, कंप्लीट वेंटिलेशन हम उसको कहते हैं कि जब हमारे पास जो लंग्स होता है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसकी जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे। यानी कि ऐसा नहीं कि जब एयर आई तो ये जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा और उसके बाद फिर जब एयर यहाँ से जाएगी तो ये डिफ्लेट हो जाएगा। इस तरह का होता है फिनोमेना इनकम्प्लीट वेंटिलेशन के अंदर, जो कि फ्रॉग के अंदर भी होती है, मैन के अंदर भी होती है। हमें पता है कि एयर आती है, लंग्स जो होते हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, और फिर जब एयर जाती है तो ये हो जाती है बाई डायरेक्शनल भी हो जाती है, और जब एयर जाती है तो लंग्स जो होते हैं वो थोड़े से डिफ्लेट हो जाते हैं, उसके अंदर से हवा चली जाती है। लेकिन बर्ड्स के अंदर क्या होता है, उनके लंग की जो होती है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मेंटेन रहता है। वो ऐसा कैसे कर पा रहे होते हैं, कंप्लीट वेंटिलेशन वो कैसे अचीव कर रहे थे, इसका ये रीज़न था कि इनके पास जो एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो उनके लंग्स होते हैं बेसिकली इस तरह से जिस भी शेप के होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा जो होती है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ आगे होती हैं, कुछ पीछे होती हैं। ठीक है, बहुत गंदी डायग्राम बनाई, उस तरह से नहीं होता क्या है बेसिकली मैकेनिज्म। इस डायग्राम को छोड़ें, वैसे मैं आपको ये बताई थी कि एक्स्ट्रा इनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं या जैसे भी होते हैं। हो क्या रहा था इनके अंदर, किस तरह से होती है कि इनके पास जो एयर आती है वो पहले एंटर करती है इनके एक पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर। ठीक है, पोस्टीरियर एयर सैक के अंदर जाती है, फिर वहाँ से जो इनका जो लंग वाला पार्ट होता है उसके अंदर जाती है एयर। ठीक है, तो पहले पोस्टीरियर के अंदर आती है, उसके बाद यहाँ से जाती है लंग के अंदर, फिर लंग से वो जाती है एंटीरियर एयर सैक के अंदर,
और फिर एंटीरियर एयर सैक से इनकी जो मेन जो ट्रैकिया वगैरह होता है वहाँ से जो होती है वो एयर बाहर चली जाती है। तो एयर की पाथवे किस तरह से आप देख सकते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में यहाँ से आई थी, पहले पोस्टीरियर के अंदर एंटर किया, पोस्टीरियर से वो लंग में गई, लंग से फिर वो चली गई यहाँ से किधर, एंटीरियर एयर सैक के पास, एंटीरियर से फिर वो यहाँ से बाहर एक्सपायर हो जाती है। तो यानी आप देख सकते हैं यूँ आई, यूँ गई और यहाँ से इधर चली गई, वापस लंग के पास नहीं है। एक तो ये भी कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो गया, एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो करके बाहर चला गया, लंग के पास वापस नहीं आया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लंग ना तो इन्फ्लेट हुआ ना तो डिफ्लेट हुआ। कैसे नहीं हुआ कि जब एयर यहाँ से एंटर हुई थी, ठीक है, यहाँ से एंटर हुई थी तो पहले पोस्टीरियर एयर सैक के पास आई थी, पोस्टीरियर एयर सैक के पास आई, फिर लंग के अंदर गई, लंग के पास जब फिर यहाँ चली गई एंटीरियर के पास, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब ये एंटीरियर के पास जा रही थी तो यहाँ से ऑलरेडी यानी यहाँ से जब एक्सपायर हो रही थी एयर लंग से, तो दूसरी ब्रेथ के अंदर जो होती है वो एयर यहाँ से एंटर भी करना स्टार्ट हो गई थी कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन भी साथ साथ ही चल रही होती है। क्योंकि जब एयर इनकी यहाँ से एग्जिट हो रही थी, एंटीरियर के पास जा रही थी, तो पीछे से यहाँ से ऑलरेडी इंस्पायर होकर एयर जो है वो पोस्टीरियर सैक के अंदर आ गई थी और यहाँ से रेडी थी कि वो यहाँ से लंग के अंदर एंटर करती। तो क्या हुआ कि यहाँ से एयर निकल तो रही है लेकिन साथ साथ पोस्टीरियर सैक से पीछे से एंटर भी करी, जिसकी वजह से इनके लंग का वॉल्यूम जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है लेकिन बुक में इतना अच्छा नहीं बताया हुआ, कन्फ्यूजन हो सकती है। मैंने यहाँ पे आपको ये ठीक से सही से जो है वो समझा दिया। आई होप यहाँ पे अब किसी को कंप्लीट वेंटिलेशन में मसला नहीं होगा। उसके बाद अगला सवाल है बाइल कंटेन्स डैश। तो ऑप्शन में कह रहे हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलोप्सिन और नन ऑफ दीज। तो पहले बता चुके हैं, सवाल ये भी तीसरी दफ़ा रिपीट हुआ है कि बाइल के अंदर जो होता है कोई एंजाइम नहीं होता। पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक एंजाइम है, ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम है, पैनक्रियाटिक एंजाइम आई थिंक, और अमाइलोप्सिन तो खैर कोई एंजाइम नहीं होता। यहाँ पे जो है वो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते तो वैसे ही हम यहाँ पे कोई एंजाइम चूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज़। तो ये वाला सवाल भी तीसरी दफ़ा रिपीट हुआ है, बुक का MCQ है, ये होता है लिवर। सही हो गया। यहाँ पे आके हो जाते हैं वाला पेपर कंप्लीट। आर्मी पब्लिक कॉलेज का किसी को कोई मसला हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।